बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जो हम पॉलिनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक है उसका लीस्ट स्क्वेयर हम पढ़ने लगे हैं कि लीस्ट स्क्वेयर हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी थी, उसके बाद हमने ली स्क्वेयर पावर फिट पढ़ा है, उसके बाद हमने लीस्ट स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल फिट पढ़ा है। ये इसको लीस्ट स्क्वेयर क्यों बोला जाता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा, ये कि इनको लीस्ट स्क्वेयर हम क्यों कहते हैं। यहाँ पर लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला है, लीस्ट स्क्वेयर लाइन है, लीस्ट स्क्वेयर पावर फिट है, क्यों बोलते हैं इनको लीस्ट स्क्वेयर हम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है तो हमने आज फाइंड करना है लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला। तो जिस तरह हम लाइन के केस में सबसे पहले हम क्या करते थे, फार्मूला लेट करते थे ना। फार्मूला क्या होता था, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फिर हमने पावर फिट के केस में पढ़ा है क्या फार्मूला होगा, y इज़ इक्वल टू ए एक्स एम। फिर हमने एक्सपोनेंशियल के केस में पढ़ा है y इज़ इक्वल टू सी इंटू ए की पावर ए एक्स। तो इसी तरह जब हम लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला का क्वेश्चन करेंगे ना तो इसका जो हमारा फार्मूला हम लेट किया करेंगे y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। और इसमें हमें पता है कि हमने क्या क्या फाइंड करना होगा, ए फाइंड करना होगा, बी फाइंड करना होगा और सी। अब ये जो कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं, चाहे वो लीस्ट स्क्वेयर लाइन हो, लीस्ट स्क्वेयर पावर फिट हो, लीस्ट स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल हो, हमें पता है हम इनकी क्या लिखते हैं। इसकी तो हमारे पास क्या होती हैं, नॉर्मल इक्वेशन। इसकी भी हमारे पास क्या होती हैं, नॉर्मल इक्वेशन। इसको हमने कल देख लिया है लास्ट लेक्चर में कि इसको बेसिकली हम किस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लीस्ट स्क्वेयर लाइन के अंदर। और नॉर्मल इक्वेशन इसकी हम यूज़ करके कांस्टेंट निकालते हैं और बी को हम क्या पुट कर लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सी। और फिर ई पावर बी क्या बन जाता है हमारे पास, सी। तो हम इस तरह सी फाइंड करके इसमें पुट करके सी और ए दोनों निकाल लेते हैं। अब जो नॉर्मल इक्वेशन होती है ना पैराबोला की, इसकी तीन नॉर्मल इक्वेशन होती हैं। चूँकि तीन अननोन है तो इसके तीन हमारे पास ये नॉर्मल इक्वेशन आ जाएंगी। समेशन एक्स आई 4 इंटू ए, समेशन एक्स आई क्यूब इंटू बी, समेशन एक्स आई का स्क्वेयर इंटू सी। 4 3 2 सी दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वेयर वाई आई। ये इक्वेशन की डेरिवेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये इक्वेशंस भी नॉर्मल इक्वेशन किस तरह बनती हैं। ये तीन इस तरह लाइन की किस तरह बनती हैं, पावर की किस तरह बनती हैं हमारे पास, हम देखेंगे इनको। अच्छा जी, इन केस ऑफ लीस्ट, अच्छा हम ये तीन नॉर्मल इक्वेशन देखते हैं कौन कौन सी होती है। दूसरी होती है एक्स आई क्यूब स्क्वेयर एक्स आई सी ए बी सी, और इधर एक्स आई वाई आई का सामना आ जाता है। ये चेक करें ना, 4 3 2 था, 3 2 1 आ गया। अब 2 1 और यहाँ पे कोई पावर नहीं रहेगी। तो ये तीन नॉर्मल इक्वेशन कहलाती हैं हमारे पास किसके केस में, जो हमें क्या फाइंड करना हो, लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला के केस में। अब आपको एक्स आई वाई आई दे दिया जाता है डाटा के अंदर, आपने क्या फाइंड करना है, एक्स आई का स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स आई का क्यूब फाइंड करना है, एक्स आई का स्क्वायर फाइंड करना है। उनके जो कॉलम्स बने उनका क्या करना है, सम करना है। फिर आपने एक्स आई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई आई के साथ उसका सम करना है। एक्स आई वाई आई का हमें सम चाहिए होगा। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ना डाटा के अंदर, वो हम फाइंड करते हैं आफ्टर सॉल्विंग अबव इक्वेशंस एंड फाइंडिंग ए बी सी वी पुट वैल्यूज़ इन वन। हम वन में पुट करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला। डाटा में दिया जाएगा, उसी तरह हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो हमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। आसान सा टॉपिक है ये वाला, आसान इसमें मतलब कि समझना आसान है। आगे चल के इसकी जो इक्वेशन है वो हम देखेंगे थोड़ी डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना। फाइंड लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला फॉर गिवन पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। अब 4 पॉइंट्स में बात ये है कि ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 और ये y4 है। अच्छा जी, वो कह रहा है लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला फाइंड करें। तो जब मेरे पास ये डाटा सेट आ गया तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा जी, नॉर्मल इक्वेशंस लिखूँगा। यानी कि नॉर्मल इक्वेशंस इन केस ऑफ लीस्ट स्क्वेयर पैराबोला इज़, बेसिकली इज़ नहीं होगा, ये आर होगा। एक्स आई 4 ए, एक्स आई क्यूब बी, एक्स आई स्क्वेयर सी, एक्स आई स्क्वेयर इंटू वाई आई, इन सब का सम जो है। अब मुझे पहली चीज़ चाहिए भाई, एक्स आई की पावर 4 एक तो ये चाहिए, एक्स आई का क्यूब चाहिए उसका सम, एक्स आई का स्क्वायर उसका सम, ये तीन चीज़ें होंगी। एक्स आई का स्क्वायर इंटू वाई आई इसका सम, ये चार चीज़ें हो गई। ये क्यूब मैंने ऊपर फाइंड किया होगा, स्क्वायर फाइंड किया होगा, मुझे ये चाहिए जी समेशन एक्स आई, 5 चीज़ें होगी। समेशन एक्स आई वाई आई का सम कितनी होगी, 6 चीज़ें। समेशन वाई आई कितनी होगी, 7 चीज़ें। ये एक्स आई ऊपर फाइंड किया होगा, एक्स आई का स्क्वायर भी ऊपर फाइंड किया होगा। इसका मतलब डाटा में से मैंने 7 चीज़ें निकालनी और 7 चीज़ें यहाँ पुट करके मेरे पास कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 3 इक्वेशन, जिसमें मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, ए बी की और सी की। अब आए ये क्या क्या चीज़ें हैं, एक्स आई वाई आई, एक्स आई का सम वाई आई का सम 2 आ गए। एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, एक्स आई का क्यूब चाहिए, एक्स आई की पावर 4 चाहिए, एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट चाहिए और एक्स आई स्क्वायर वाई आई का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है,
तो एक्स आई वाई आई, एक्स आई मेरे पास ये आ गया, वाई आई ये आ गया, एक्स आई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक्स आई का क्यूब -3 का क्यूब -27, 0 का क्यूब 0, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, इसकी पावर 4, -3 की पावर 4 81, 0 की पावर 0 4, 2 की पावर 4 16, 4 की पावर 4 कितनी बन गई 256 बन गई। एक्स आई वाई आई का प्रोडक्ट 3 × -3 9, 0 × 1 0, 2 × 1 2, 4 × 3 कितना आ गया 12 आ गया। एक्स आई का स्क्वायर इंटू वाई आई, एक्स आई स्क्वायर ये है, वाई आई ये है, 9 × 3 27, 1 × 0 0, 1 × 4 4, 3 × 16 कितना बन गया 48, और इन सब का मैंने साथ की साथ वैल्यू से क्या कर लिया है सम कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे साथ के साथ चाहिए ये वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशंस में। अब इसका मतलब है नॉर्मल इक्वेशन ज़रा सामने रखिएगा, ये वाली ये एक्स आई 4 का सम कितना बनना है 353, तो ये बन जाएगा 353A प्लस एक्स आई क्यूब का सम जी, एक्स आई क्यूब का सम 45, 353A प्लस 45B स्क्वायर वाले का सम 29। तो मेरे पास जो नॉर्मल इक्वेशंस बननी है ना, वो मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन ये बननी है जो ऊपर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है टॉप पे ये वाली, ठीक है। इसको देखें ज़रा ध्यान से और इनको देखें ज़रा वैल्यूज़ जो हमारे पास निकली हैं ये वाली 353A प्लस 45B प्लस 29C दिस इज़ इक्वल टू एक्स आई का स्क्वायर वाई आई, उसका सम हमारे पास कितना बना हुआ था 79 बना हुआ था, तो उस साइड में हमारे पास क्या बन गया 79। नॉर्मल इक्वेशन आपने ऊपर लिखी होंगी ना, नोट की हुई हैं आपने उनकी जगह पे ये नीचे वाले क्या करने हैं सम की वैल्यूज़ पुट करें, तो ये 3 इक्वेशन आ जानी है आपके पास, ये 3 इक्वेशन 353A प्लस 45B प्लस 29C दिस इज इक्वल टू 79, 45A प्लस 29B प्लस 3C इज इक्वल टू 5, 29A प्लस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इन इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है A B की और C की। अच्छा, इसका रूल क्या होता है हमारे पास, तो वैसे तो हमारे पास एलिमिनेशन का मेथड भी है, अगर एलिमिनेशन का मेथड से आप सॉल्व करना चाहें, दो को सॉल्व करके किसी तरीके से आपने बस A B और C निकालना है, तो इसका बेटर ये मेथड होता है इसका कि आप इसको पहले मैट्रिसेस में चेंज कर लें, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बन गया, ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स बन गया और ये मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स बन गया हमारे पास। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लें। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह होगा कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट के साथ आप आर्गुमेंट कर देते हैं मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये 79 5 और 8 को आप A B C बीच में से एलिमिनेट कर दिया। अब आपने करना क्या होता है, यहाँ से इस पहले नंबर को आपने क्या बनाना होता है 1, मैं इस मेथड को क्या नाम दे रहा हूँ बाय यूजिंग रैंक मेथड। मैं इसकी अभी पिक्चर आपको सारे की जो जितने भी इसके हैं सारे ये भेज दूंगा, सारी जब मैं ये लेक्चर भेज दूंगा साथ के, ये सारा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं सारा। लेकिन हमें माइंड में रखिए हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एचेलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का मेथड ये होता है कि आप पहला नंबर 1 बनाते हैं। अब 1 बनाने के लिए मुझे इस पूरी रो को 353 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये नंबर भी 353 से डिवाइड होगा, ये सारे नंबर 353 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाना, जिसमें फाइनल डेसिमल में आंसर आए हुए। जब ये नंबर 1 बन जाना ना, तो फिर इसके नीचे वाले आपने क्या बनाने होते हैं, 0 बनाने होते हैं। पहला नंबर 1, उसके नीचे वाला 0, फिर दूसरी रो का दूसरा नंबर 1 बनाते हैं आप, उसके नीचे वाला क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। ये कहलाता है रैंक मेथड। आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखा होगा ना इस फॉर्म में, तो अगर आप उसका पहला नंबर 1 बनाएं, उसके नीचे वाला नंबर क्या बनाएं, 0, ये नंबर जो मर्ज़ी हो उसका लिखा हुआ। दूसरी रो का दूसरा नंबर 1 बनाएं, उसके नीचे क्या बनाएं, 0। तीसरी रो का तीसरा नंबर क्या बनाएं, 1। तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि हमने कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, रैंक मेथड। और रैंक मेथड में हम कौन सी फॉर्म बना रहे होते हैं, एचेलन फॉर्म बना रहे होते हैं। इसका मतलब है आपने जब आर्गुमेंट कर लेना है ना मैट्रिक्स, तो आपने मैट्रिक्स को कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, एचेलन फॉर्म में। यहाँ से यहाँ तक ये ठीक ठाक इसकी कैलकुलेशन है, वो मैं आपको पिक्चर भेजूँगा पूरी जिसमें कैलकुलेशन हुई है। लेकिन ये मैंने उसको एचेलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर ली है कि पहला नंबर 1, उसके नीचे दोनों क्या आगे 0, दूसरी लाइन का दूसरा नंबर 1, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, ये सारे उसमें मेंशन होंगे जी कि हमने R2 में क्या माइनस करना है, R3 में क्या माइनस करना है। ये मैट्रिसेस के अंदर जब हम काम करते थे कि 0 बनाने के लिए, उसमें से R1 के साथ किस को मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो यहाँ पे 0 बन जाए, R1 के साथ किस को मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस करें तो यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये बनता है R2 - 45 R1, R3 - 29 R1। आप ये जब परफॉर्म करते हो ना, तो 1 के नीचे सारे क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं।
फिर आप यहाँ 1 बनाते हो। 1 बनाने के लिए आप जिस तरह मैंने यहाँ पे हर पूरी रो को डिवाइड किया था, आप दूसरी रो को डिवाइड करते हो 1 बनाने के लिए, ठीक है। ये हमने आई थिंक सो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी किया हुआ है कि ये इसको हम ये गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड इसी तरह के हैं सारे मेथड वो वाले। अच्छा भाई, इन शॉर्ट हमने जब रैंक मेथड से पहला नंबर 1 और बाकी 0 बना लिए, फिर ये नंबर 1 बना के नीचे 0 बना लिया, ये नंबर भी 1 बना लिया, तो हमारे पास ये सारा मैट्रिक्स बन जाना है कैलकुलेशन करके। अब इसमें हम करते क्या हैं कि ये सर मेरा कोफिशिएंट होता है ए का, ये मेरा किसका कोफिशिएंट होता है बी का, ये किसका कोफिशिएंट होता है सी का, ये मेरा कोफिशिएंट ए का, ये मेरा कोफिशिएंट बी का, ये कोफिशिएंट सी का, ये ए कोफिशिएंट, ये बी के कोफिशिएंट और ये किसका कोफिशिएंट सी का। अगर आप इससे गौर करें ना, 0A 0B ये दोनों 0 हो जाएंगे, 1 इंटू सी। मतलब जब आप उसको रैंक वाले क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं ना, तो लास्ट वाली रो से आपका डायरेक्ट तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है। 1 इंटू सी किसके इक्वल आएगा 0.8510। तो यहाँ से सी की डायरेक्ट वैल्यू आती है, सी इज इक्वल टू 0.8510। बात समझ आ गई। जब आप किसी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रैंक वाला मेथड से यूज़ करके एचेलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें, तो लास्ट में पहले दोनों वेरिएबल 0 होते हैं, तो आखिरी वेरिएबल की डायरेक्ट आंसर आता है मेरे पास c इज इक्वल टू 0.850। हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं, c इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। अब मुझे बताएं ऊपर वाली इक्वेशन से क्या आएगा, 0A ये 0 हो जाएगा, b माइनस 0.030 c इज़ इक्वल टू 0.2180। ये मैंने इक्वेशन लिखी है दूसरी। 1 इंटू बी माइनस 0.030 सी इज इक्वल टू माइनस 0.2180। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी हुई है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर भी। तो लास्ट वैल्यू से हम पिछले वेरिएबल्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या काम करेंगे, 1 इंटू बी तो बी बन जाएगा, इस माइनस वाले नंबर को उठा के मैं उधर ले गया हूँ, माइनस 0.2180 प्लस 0.030 इंटू सी की वैल्यू पुट करें, कौन सी, ये जो हमारे पास आई हुई है, यहाँ पे आ जाएगा ये जो वैल्यू बनेगी कौन सी बनेगी 0.8510। 0.8510 को किससे मल्टीप्लाई करें 0.030 से, और जो उसका आंसर बनता है माइनस 0.2180 में उसको क्या कर दें प्लस, तो हमारे पास बी का फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा। और जब मेरे पास ए और सी और बी का आंसर आ चुका है, फिर हम पहले सी की वैल्यू फाइंड की थी, सी से ऊपर वाले इक्वेशन में आए हैं बी सी की, तो उसमें से बी की वैल्यू फाइंड की। अब आए ज़रा यहाँ पे, ये इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी 1 इंटू ए प्लस 0.127 इंटू बी प्लस 0.0822 सी, दिस इज इक्वल टू 0.2238। बात समझ आ गई। तो अब यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की, तो ए इज इक्वल टू 0.2238 माइनस 0.127 बी माइनस 0.0822 सी। और ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपने अब मुझे किसका आंसर फाइंड करके सेंड करना है, ए का आंसर। जब मेरे पास सी का डायरेक्ट आंसर आएगा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगला आंसर बी का आएगा, उससे अगला आंसर किसका आएगा, ए का। तो बी सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपने इस फार्मूला से यहाँ से फाइंड करनी है, और फिर आपने वो काम क्या करना है, उसको कहाँ पे पुट करना है, तो उसको हमारे रिक्वायर्ड फार्मूला, हमारा लीस्ट स्क्वायर पैराबोला का कौन सा फार्मूला बनेगा, लीस्ट स्क्वायर पैराबोला उसने कहा था ये फाइंड करें, ax² प्लस bx प्लस सी। इसको बल्कि लिख लीजिएगा ना, देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने लेट नहीं किया, यहाँ पे पहले लेट कर लीजिएगा। नॉर्मल इक्वेशन लिखने के बाद ना, लिखने से पहले यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी इज़ रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिएगा वहाँ पर। और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ किसी फाइंड की हैं, ए बी की और सी की, ए का आंसर लाने के बाद ना आप मुझे ये पैराबोला आपने लिख के बताना है क्या बनेगा हमारे पास। आपने सिंपल क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस सी में यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे बी की और यहाँ पे सी की। तो ये पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट स्क्वायर पैराबोला। तो अब मैं ज़रा जल्दी से ज़रा इसको समराइज़ कर दूँ कि हमने लीस्ट स्क्वायर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं।
लीस्ट स्क्वायर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ी है भाई, लीस्ट स्क्वायर लाइन पढ़ी है। लीस्ट स्क्वायर लाइन, उसका फार्मूला क्या होता है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और उसकी नॉर्मल इक्वेशंस, एक्स आई का स्क्वायर इंटू ए सिग्मा एक्स आई इंटू बी, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स आई वाई आई। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन एक्स आई ए प्लस एन डॉट बी, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा वाई आई। हम यहाँ से ए और बी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, यहाँ पुट करके हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन आ जाती है। फिर है लीस्ट स्क्वायर हमारे पास पावर फिट, इसको हम सपोज करते हैं y इज़ इक्वल टू ए एक्स एम की फॉर्म में, और इसकी नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास होती हैं a इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एम वाई आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स आई टू एम। ए की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पुट करते हैं और एम का वैल्यू हमें हर दफ़ा बताता है। फिर आगे हमारे पास क्या आया था, लीस्ट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फिट, तो उसको हमने देखा था कि हम किस तरह सपोज करते हैं y इज़ इक्वल टू सी ई की पावर ए एक्स, फिर हम क्या लेते हैं लॉग लेते हैं और हमारे पास ये इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाया करेगा हर दफ़ा, ठीक है, जिसमें b किसके पास होगी, किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ c के। तो इसमें नॉर्मल इक्वेशन हम किसके यूज़ करते हैं, लाइन की, और वो इन टर्म्स ऑफ हमारे पास कैपिटल एक्स आई यूज़ होती हैं फिर, ठीक है, ये दो इक्वेशन, लेकिन एक्स आई और वाई आई जो हमारे होंगे वो कैपिटल वाले होंगे। तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ए की और बी की। फिर बी हम क्या पुट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सी, इट मीन ई पावर बी इज़ इक्वल टू सी आ गया। तो अब यहाँ सी की वैल्यू फाइंड करके वाई इज़ इक्वल टू सी ई की पावर ए एक्स, यहाँ सी यहाँ पे ए, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फिट आ गया। और लास्ट हमने कौन सा पढ़ा है आज, लीस्ट स्क्वायर पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसकी नॉर्मल इक्वेशन हमने आज ही पढ़ी हैं सारी। तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक है जी, लीस्ट स्क्वायर इंटरपोलेशन वाला, जिसमें लाइन फाइंड करते हैं, पावर फिट फाइंड करते हैं, एक्सपोनेंशियल फाइंड करते हैं, और साथ क्या फाइंड करते हैं, पैराबोला। बैक मेथड क्या चल रहा है सारा, कि हमें असल में क्या दिया गया था, डेटा सेट पॉइंट दिए जाते हैं, कभी वो कहते हैं इनमें से क्या पास करें, बेस्ट फिट लाइन पास करें, और क्या बनाएं, एक फंक्शन। वो फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, उसका मेन क्या होता है हमारा एम, कि हमने क्या करनी होती है, इंटरपोलेशन, कि मुझे इस पॉइंट पे तो वैल्यू पता है, इस पॉइंट पे पता है, इस पॉइंट पे पता है, तो अगर मुझे इनके दरमियान में किसी पॉइंट पे फाइंड करनी हो वैल्यू, तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, कि मैं क्या जनरेट कर लेता हूँ, फंक्शन। ये मैंने किस फॉर्म में फंक्शन जनरेट किया है, लाइन की फॉर्म में। तो आप जो वैल्यू यहाँ पे एक्स की सपोज करें 3 है, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ 3 फाइंड करें तो आपको ग्राफ के ऊपर आंसर दे देगा। कभी वो कहता है जी यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड करें, कोई इस तरह का पावर फिट फाइंड करें, पावर फिट इस तरह जा रही है, या वो कोई डाटा सेट पॉइंट कोई ऐसा होता है हमारे पास कि इस तरह बन रहा होता है, तो वो कहता है जी इसमें एक्सपोनेंशियल फिट पास करें, एक्सपोनेंशियल इस तरह इंक्रीजिंग जाती है आपकी, ठीक है। और कभी वो डाटा सेट पॉइंट देता है, उसमें कहता है कि लीस्ट स्क्वायर पैराबोला पास करें। पैराबोला की पूरी शेप तो ये होती है, मे भी ब्रांच उसकी हो, जिस तरह ये ब्रांच कहलाती है ना उसकी, वो कहे जी ब्रांच पास करें पैराबोला की डाटा में से। तो ये सारी थ्योरी होती है बेसिकली, वो डिफरेंट शेप्स कहता है जी डाटा में से पास करें जो सूटेबल है, और उस तरह का फंक्शन बना लें जो हमारी वैल्यूज़ को क्या कर ले, इंटरप्रेट कर ले। तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो हम डिस्कस करके हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने सारे जो है ना, ये सारे लीस्ट स्क्वायर वाले टॉपिक तैयार करने हैं। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।